हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये हमारे रिएक्ट की नेक्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूज मेमो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक सिंपल सा स्निपेट ऐप डॉट जेएसएस का। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों को यूज मेमो पहले क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग किसी हुक का किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तब जाके हम लोग को पता चलता है कि उस हुक का कितना इंपॉर्टेंस होता है या क्या उसका यूसेज हो सकता है और हम लोग कैसे उसको नए नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपनी एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, लेट एक्सपेंसिव इक्वल्स टू, एक एरो फंक्शन बना देता हूँ। लेट टोटल इक्वल्स टू, इनिशियल वैल्यू 0 रख लेते हैं और एक फॉर लूप में क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को इसको थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में समझना है तो आप लोग एक बार मेरी लाइव देख सकते हैं। मैंने लाइव में से कुछ ज्यादा ही एलोबरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं हर एक पॉइंट को तो नहीं पकड़ रहा हूँ, बट अगर आप लोगों को हर एक पॉइंट को देखना है तो आप लोग लाइव देख सकते हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा लाइव जो 1 घंटे का होता है, आप लोग को इतना टाइम ना वेस्ट करना पड़े। आप लोग डायरेक्टली जो मेन इसका ओवरव्यू है वो आप लोग समझ लेंगे मेरी वीडियो से। बट इसे एकदम डीप में डेप्थ में अच्छे से समझना है तो आप लोग मेरी सारी लाइव्स को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने हर एक hook के ऊपर एक अच्छे से लाइव बनाई हुई है, लाइव वीडियो की हुई है। ठीक है, मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल में, वहां पर आपको वो मिल जाएगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया console.log1 और इस फंक्शन में मैं console.log2 लिख देता हूँ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे कंपोनेंट में कितनी बार ये चीजें कॉल होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा कंपोनेंट है वो हर एक एक फंक्शन को, हर एक लाइन को एक एक बार रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। या इन शॉर्ट समझा जाए तो इसको पहले रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा। वो हर एक चीज को अच्छे से रीड करेगा। ठीक है, चलिए आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। रिफ्रेश किया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इस फंक्शन को इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ है। तो ये वाला फंक्शन बंद तो गया बट इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये और अच्छा है कि हम लोग का अभी अनवांटेड चीजें कॉल नहीं हो रही हैं। तो चलिए मैं अपने फंक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, ये अपने एग्जाम्पल को। अब यहाँ पर एक मेरे पास कैलकुलेशन नाम का वेरिएबल आ जाएगा, कैलकुलेशन इक्वल्स टू एक्सपेंसिव। ठीक है, मतलब कि अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरा जो कंपोनेंट रीड करेगा रिएक्ट, वो क्या करेगा, पहले तो इस console.log1 को प्रिंट कर देगा। देन ये एक्सपेंसिव वाला मेरा फंक्शन चलेगा और जो भी इसके अंदर से वैल्यू रिटर्न हो रही है या वैल्यू जो भी मुझे मिल रही है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी वैल्यू मुझे मिल रही है ना कैलकुलेशन में, उसको मैंने यहाँ पर बस प्रिंट कर दिया। तो ये देखिए मुझे ये वैल्यू देखने को मिल रही है और यहाँ पे मेरे पास 1 और 2 दोनों प्रिंट हो रहा है। 1 और 2 दोनों क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे console.log1 तो दिख गया था, बट जब मेरा ये एक्सपेंसिव वाला फंक्शन है जब फिर से कॉल हुआ तो यहाँ पर मेरा console.log2 लिखा हुआ था एक, वो भी प्रिंट हो गया। मतलब कि आप देख रहे हैं ना कि आपका सारा का सारा फंक्शन बकायदा हर एक एक चीज, आपका हर एक एक कोड वापस से री रेंडर हो रहा है, री एग्जीक्यूट हो रहा है, वापस से चल रहा है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, फर्स्ट टाइम तुम लोगों को चाहिए था। बट ये क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा और डिले कर देता हूँ ताकि और अच्छा यूज से समझ पाए हम लोग। तो अब जरा इसे रीलोड करता हूँ, देख रहे हैं। अब ये रीलोड में कर रहा हूँ तो कुछ ज्यादा ही रीलोड होने में टाइम लगा रहा है ना, मैं कि ये जो मेरे पास console.log2 है वो कुछ ज्यादा ही देर में आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है अपनी कि जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन पहली बार चलना था, वो हमारी जरूरी थी ताकि हम लोगों को कुछ आउटपुट मिल जाए। बट जब जब मेरा स्टेट चेंज हो या जब जब मेरा पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो तब तब ये चलता है। चलिए एक बार देख लेते हो कैसे। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर एक स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट एक्स कॉमा सेट एक्स इक्वल्स टू यूज स्टेट
इसकी इनिशियल वैल्यू रख दिया 0। और यहीं पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन, यहाँ पे लिख दिया x। इसके ऑन क्लिक पे मैं क्या कर देता हूँ कि जो मेरा स्टेट है उसकी वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ सेट x, जो भी मेरे x की वैल्यू है उसमें +1 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, कुछ भी कर दो, बस उसकी वैल्यू अपडेट करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास एक बटन आ गया, ठीक है। अब जितनी बार ये मेरे x की वैल्यू अपडेट होगी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो मेरी x की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पहले 0 थी, अब 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि मेरे से स्टेट की वैल्यू अपडेट हो रही है। तो हम लोग को ये बात पता है कि जब जब मेरी स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है तब तब मेरा कंपोनेंट वापस से री एग्जीक्यूट होता है, सारी चीजें री रेंडर होती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, 1 2 दिखा, फिर क्लिक किया, फिर 1 2 दिख रहा है, फिर क्लिक किया, फिर 1 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा एक्स नाम का फंक्शन है सिर्फ ये अपडेट हो जा रहा है तो बस यही चले ना। ये जो मेरा एक्सपेंसिव फंक्शन है इसी तरीके का मैंने एग्जांपल के लिए बस देख लिया है। हो सकता है आपके पास 20-30 स्टेट हो या 20-30 ऐसे फंक्शन हो जो कि बेकार में री एग्जीक्यूट हो रहे हैं या बेकार में बार बार कॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अनवांटेड कोड हो गया ना। ये क्या काम कर रहा है, मेरा जब जब स्टेट चेंज हो रहा है तब तब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुछ ज्यादा डिले कर रहा है मेरे डेटा को लाने में, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही डिले कर रहा है। अब हम लोग को नहीं पता कि ये मे बी कभी कुछ ज्यादा ही टाइम ले ले। इसी तरीके से अगर मेरे पास तो अभी एक फंक्शन है, 10-12 फंक्शन होंगे तो हम लोग का वेबसाइट कितना स्लो हो जाएगा। तो अपनी प्रॉब्लम ये है कि किसी दूसरे स्टेट के चेंज होने पे या किसी भी स्टेट के चेंज होने पे मेरे सारे के सारे फंक्शन जो है वो वापस से री रेंडर होते हैं, रिकैलकुलेट होते हैं, ठीक है, सारे के सारे। अभी तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बस एक लिए हैं, हो सकते हैं यहाँ पर 3-4 हो, ठीक है। तो अपने पास प्रॉब्लम यही है कि जब भी मेरा स्टेट चेंज हो रहा है, मेरी स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है या अपडेट हो रही है, तो क्या हो रहा है, जो मेरे अनवांटेड फंक्शंस हैं जिसको मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार वो रिरेंडर हो या फिर से कॉल हो, वो भी कॉल होते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज मेमो का यूज करते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम तो आई होप आप लोग समझ आ गई होगी कि अनवांटेड फंक्शंस भी बार बार कॉल होते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज मेमो। अब चलिए यूज मेमो का पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं यूसेज क्या होता है। तो यूज मेमो क्या करता है, अगर मैंने इसको यूज मेमो के अंदर रैप कर दिया इस फंक्शन को, तो क्या होगा कि यूज मेमो इस फंक्शन को याद कर लेगा, ठीक है, और अपने मेमोरी में स्टोर कर लेगा। उसका जब भी ये मेरा जो कंपोनेंट है जब भी वापस से रीरेंडर होगा या मेरी स्टेट की वैल्यू जब चेंज होगी, तो फिर से मेरा जो कंपोनेंट है रीरेंडर होगा। तो इस फंक्शन को वो कभी रीड ही नहीं करेगा या वापस से क्रिएट नहीं करेगा या वापस से रिकैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूज मेमो के अंदर हम लोगों ने लिखा है, यूज मेमो क्या करता है, उस फंक्शन को अपनी मेमोरी के अंदर या उस डेटा को अपने मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है और वो वापस से कॉल नहीं होने देता है उसको, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग यूज मेमो को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। यूज मेमो का पहले सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल यूज इफेक्ट की तरह ही है, यहाँ पर लिखा यूज मेमो, ठीक है। मेरे पैरेंथेसिस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन और कॉमा एक डिपेंडेंसी। तो देख रहे हैं ये पूरा पूरा सेंटेंस क्या है, अपना यूज इफेक्ट का ही है। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं इसको। इसको यहाँ से कट किया, ठीक है। यहाँ पे इस्तेमाल करना था अपने को, यहाँ पर मैंने लिख दिया, सब कुछ ठीक है। और ये जो मेरा फंक्शन था बाहर, अब मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट अपने अंदर लिख दूंगा, अपने यूज मेमो के। और मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को पता है अगर मेरा जो एरो फंक्शन है वो एक लाइन में खत्म हो सकता है या खत्म हो रहा है, तो हम लोग को कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पहले ही बता देता हूँ जो कि आगे आप लोगों को काफी ज्यादा यूज में आने वाला है। हम लोग एरो फंक्शन में कब कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, कब कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कब रिटर्न लिखते हैं, कब नहीं लिखते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेट ए बी सी इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ट्रू लिख दिया, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे बस मुझे ट्रू ही लिखना था, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी सी, ठीक है, या ए बी सी डी। तो आप जानते हैं मेरे एबीसी के अंदर क्या स्टोर आ गया होगा, हो गया होगा इस समय कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं एबीसी को करता हूं तो देखिएगा मुझे वैल्यू में एबीसी मिलेगा, ठीक है, एबीसीडी मीन्स। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे एबीसीडी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, मतलब कि ये आउटपुट मुझे डायरेक्ट रिटर्न होना चाहिए। मेरे पास एक लाइन का कोड था, ये सिंगल वर्ड था, तो मैंने क्या कर दिया, एक लाइन में लिख दिया। अब सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अगर इसी को कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं ना,
कर्ली ब्रैकेट में हम लोग कब लिखते हैं जब अपने पास एक से ज्यादा कोड हो। यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया कंसोल डॉट लॉग में, नहीं, लेट ओ इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब मैंने कुछ भी बेकार में यहाँ पे कुछ कोड लिखे थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हाँ मेरा यहाँ पे कुछ कोड होगा, कुछ लॉजिक होगा। अगर अपने पास कुछ एक्स्ट्रा कोड होता है तभी हम लोग कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, वरना हम लोग एक लाइन में ही अपने फंक्शन को कंप्लीट करेंगे या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कुछ कोड है और यहाँ पर भी मैंने मेरा एबीसीडी लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं एबीसी का मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ये क्या है एरर यार, वो देख लेता हूँ। ठीक है, वो जो भी हो, बट यहाँ पर लाइन नंबर 29 में अपने को क्या मिला है, अनडिफाइंड मिल रहा है। ये रहा लाइन नंबर 29, यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है? अनडिफाइंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों को ये बात याद रखना, अगर आप लोग कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे अपने फंक्शंस में, तो आपको रिटर्न लिखना जरूरी है, आपको रिटर्न लिखना ही पड़ेगा, वरना वो फंक्शन क्या बोलेगा, अनडिफाइंड है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप इस फंक्शन से क्या चीजें भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अभी वैल्यू मिल रही है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अनडिफाइंड ना है, मुझे मुझे मेरा आउटपुट मिले। तो आप लोग क्या करेंगे, इसी कोड को यहाँ से अपना सब कुछ हटा देंगे, कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को डायरेक्ट, अगर आप लोग कर ले आप अगर आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया होता ना, उसका मतलब वो डायरेक्ट रिटर्न अपने आप ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से आप ये समझिए कि यहाँ पर रिएक्ट में खुद से ही रिटर्न लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो हम लोग समझ गए कि हम लोग को यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं लगाना है, या मैंने कर्ली ब्रैकेट क्यों हटाया है, क्योंकि मेरा सिंगल लाइन का कोड था। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं मेरा सिंगल लाइन का कोड है तब भी ये काम कर रहा है। क्या है कुछ, अच्छा एबीसी मैंने कट कर दिया था ना। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा सिंगल लाइन का कोड है फिर भी मेरे यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, सिंगल लाइन का कोड है तो मेरा ये काम कर रहा है। अब एक बार देखते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ, अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, जैसे कि मेरा कर्ली ब्रैकेट था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर मेरी वैल्यू गायब हो गई, यहाँ पर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर खुद से रिटर्न लिखना पड़ेगा। यहाँ रिटर्न लिखा, अब देखिए अब मुझे मेरी वैल्यू दिख जाएगी। तो हम लोग को रिटर्न ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अगर वो एक लाइन में एग्जीक्यूट होने वाला है तो मतलब कि यहाँ पे मेरे पास तो बस एक ही वर्ड था, एक लाइन में मुझे पता था हो जाएगा, तो हो गया, मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, सीधा लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यूज मेमो। अब यूज मेमो होने के बाद अब देख रहा हूँ मैं जितनी बार भी एक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वापस मेरा री रेंडर नहीं हो रहा, मतलब कि ये वाला जो मेरा फंक्शन बार बार चल रहा था अब ये फिर से नहीं चल रहा है। बस ये फर्स्ट टाइम ही होगा, जब मेरा फर्स्ट टाइम पेज रीलोड होगा या कॉल होगा सिर्फ तभी वो चलेगा, अदरवाइज उसके बाद मेरा चाहे जो भी स्टेट चेंज हो जाए कभी भी ये वाला फंक्शन मेरा कॉल नहीं होगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो एक्स नाम का फंक्शन था या स्टेट है, इसके चेंज होने पे आप नहीं चाहते हैं कि मेरा फंक्शन कॉल हो, या बाकी कोई भी स्टेट 10-12 स्टेट दे दिए गए। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 3-4 स्टेट और बना लेता हूँ, एक्स वाई जेड, यहाँ लिखा जेड और यहाँ लिखता हूँ मैं ए, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ वो जो मेरा ए है, ए के चेंज होने पर अगर मेरे ए की वैल्यू चेंज होती है ना, तो क्या हो कि मेरा ये जो एक्सपेंसिव फंक्शन ये फिर से चले। मतलब कि आप चाहते हैं कि आपके पास 10-12 स्टेट, आपके 10-12 स्टेट से आपको मतलब नहीं है, बोलते हैं कि 10-12 में स्टेट चेंज हो तो हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। बट अगर मेरा ए वाला जो स्टेट है ये चेंज होता है तो मुझे क्या चाहिए, इसका नया आउटपुट चाहिए, मतलब कि मेरा जो एक्सपेंसिव वाला फंक्शन है वो फिर से चले। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इन सभी की वैल्यू को अपडेट करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो सेट एक्स है डायरेक्ट क्यों लिखा था, क्योंकि एक लाइन का कोड था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सेट एक्स लिख दिया था। अब यहाँ पर मुझे एक साथ एक्स वाई जेड की भी वैल्यू अपडेट करनी है, मतलब कि एक्स एक्स वाई जेड तीनों की अपडेट करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक लाइन से ज्यादा मेरा कोड हो गया तो इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर इसको इस तरीके से देखा जाए तो एक एरो फंक्शन है कर्ली ब्रैकेट के साथ, ये थोड़ा प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, अब जैसे मेरा क्लिक हो तो मैं एक्स की वैल्यू को अपडेट करना चाहूंगा। ठीक है, वाई की भी वैल्यू को अपडेट करना चाहूंगा और जेड की भी वैल्यू को अपडेट करना चाहूंगा। अब एक साथ मेरा एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, तीनों की वैल्यू 1 से अपडेट होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम रीलोड हो गया, बट मेरा अभी भी कुछ नहीं हो रहा, मैं कि इन तीनों के स्टेट के चेंज होने की वजह से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर यही चीज हम लोग एक बार देखें कि यूज मेमो के बिना होता तो क्या होता,
यहाँ से ये सब हटाया। ठीक है, सेव किया। अब वापस से एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर कॉल किया, फिर से ये कॉल हो रहा है टू, फिर से कॉल हो रहा है, फिर से कॉल हो रहा है, देख रहे हैं कितना ज्यादा ये टाइम लगा रहा है। अब वही यूज मेमो के साथ इसने वापस से रीरेंडर होने से या री एग्जीक्यूट होने से बचा लिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ए वाला स्टेट चेंज हो, तो मेरा ये जो यूज मेमो है या ये जो मेरा एक्सपेंसिव फंक्शन है फिर से चले। मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा बटन बना लेता हूँ जहाँ पर मैं बस ए की वैल्यू को अपडेट करूंगा, और बटन में मैं लिख देता हूँ ए, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये मेरा ए वाले स्टेट के लिए है। ऑन क्लिक एरो फंक्शन बनाया और एक लाइन में मेरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेट ए लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा ए प्लस वन, कि ए की जो मेरी मेरी वैल्यू है, ए की जो भी मेरी वैल्यू है उसमें वन प्लस कर दूँ। तो अब चलिए देखते हैं। अब मैं एक्स के ऊपर क्लिक करते जा रहा हूँ, तो ये कभी भी मेरी स्टेट को अपडेट नहीं कर रहा है। ठीक है, बट अगर मैं ए के ऊपर क्लिक करूंगा, तो हाँ अभी ए के ऊपर भी नहीं अपडेट कर रहा है। अभी तो हम लोगों ने बस एक स्टेट ही बनाया ना, अपने कोड को एग्जीक्यूट कहाँ किया। ये जो ए है मेरा, इसको मैं डिपेंडेंसी में डाल दूंगा, और डिपेंडेंसी मतलब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने यूज इफेक्ट में जो पढ़ा था ये बस वही है। मतलब कि इस स्टेट में, मैं कि इस स्टेट में जब भी कोई चेंजेस आएंगे, तब तब ये जो मेरा यूज मेमो है ये फिर से कॉल होगा। ठीक है, यूज मेमो मतलब कि ये जो मेरा फंक्शन है, अब ये जो मेरा यूज मेमो है ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पे हो गया है, ए के ऊपर, ए की स्टेट के ऊपर। अब जब जब मेरी ए की वैल्यू चेंज होगी, तब तब यूज मेमो मुझे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे यूज इफेक्ट की तरीके से ही है। बस हम लोग को बताना होता है कि जो मेरा यूज मेमो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, या किसके चेंज होने पर ये फिर से री एग्जीक्यूट होगा। तो अब चलिए अब ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम कुछ ज्यादा ही टाइम लगा लेता है, कुछ ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है जब हम लोग को ये रियल प्रोजेक्ट में देखना पड़ता है। अब देखिए, मैं वन के ए के ऊपर क्लिक करूंगा, तो वन में प्रिंट होगा, टू भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा। ठीक है, बट यहीं पर अगर देखा जाए एक्स में, तो एक्स में कभी नहीं होगा। तो ये यूसेज होता है हमारा पूरा का पूरा यूज मेमो का। ठीक है, यूज मेमो का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग अनवांटेड री रेंडर या री एग्जीक्यूशन से बच सकें। री रेंडर मतलब हमारे कोड को वापस से रीड करना या वापस से स्क्रीन पे दिखाना सब कुछ। ठीक है, री एग्जीक्यूट मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं कुछ टर्म्स का यूज कर रहा हूँ। री एग्जीक्यूट मतलब इस फंक्शन को फिर से चला देना। ठीक है, इस चीज से यूज मेमो हमको बचाता है। प्रॉब्लम ये थी कि जो भी सारे के सारे फंक्शन एक साथ चल जाते थे, जिसकी जरूरत है वो भी चलता था, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी चल जाता। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या कर दिया, यूज मेमो को यूज कर लिया। यूज मेमो क्या कर लेता, हमारे डेटा को रिकॉग्नाइज कर लेता, याद कर लेता। ठीक है, हमारे जो भी फंक्शन है उसका क्या आउटपुट आ रहा है उसको उसने याद कर लिया, एक जगह मेमोरी में रख दिया। ठीक है, अब अगली बार से ये फंक्शन कभी भी क्रिएट होगा ही नहीं, या ये जो मेरा फंक्शन ये कभी भी कॉल नहीं होगा। ये कब कॉल होगा, जब मेरा डिपेंडेंसी में कुछ अपडेट आएगा, या जो भी मैंने डिपेंडेंसी में किसी भी वेरिएबल को लिखा हुआ है, उस वेरिएबल या उस स्टेट की वैल्यू में जब जब चेंज होगा, तब तब ये मेरा यूज मेमो फिर से चलेगा। ओके, तो यूज यूज मेमो बेसिकली क्या हम लोग को रिटर्न करता है, एक डेटा रिटर्न कर रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, यूज मेमो की मदद से मेरे पास क्या आ रहा है, इसमें कुछ वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यूज मेमो एट द एंड हम लोग को क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब कि ये हमारे कंपोनेंट को या हमारे किसी फंक्शन को वापस री रेंडर होने के लिए या रिकॉल होने से बचाता है, और हम लोगों को एक वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो देख रहे हैं बार बार मुझे इस लाइन से सेम वैल्यू मिल रही है, ये फिर से री एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसने हमारी वैल्यू को याद कर लिया कि ये जो फंक्शन थी आपकी, ये आपको क्या वैल्यू रिटर्न करती थी। मान लीजिए अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम इसने रिटर्न कर दिया मुझे 5 लाख। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा था बट ठीक है। इसने मुझे एक बार सपोज रिटर्न कर दिया 5 लाख, मुझे वैल्यू रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे यूज मेमो की मदद से मेरी मेमोरी में स्टोर हो गया है कि ये जो लाइन है आपकी, या ये जो फंक्शन है, ये आपको 5 लाख वैल्यू या जितनी भी वैल्यू दी गई हो वहां पर, कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। मैं 5 लाख ही समझ रहा हूँ इसमें, मतलब कि 5 लाख हम लोग एज्यूम करते हैं। 5 लाख वैल्यू मुझे दे रहा था, तो ये बार बार बस मुझे 5 ही लाख रुपए, मतलब 5 लाख वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ये तब तक मेरी वैल्यू को या मेरे फंक्शन को फिर से एग्जीक्यूट ना करेगा या नहीं करेगा, जब तक मेरे स्टेट में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि अगर मेरी डिपेंडेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यूज मेमो समझेगा कि जो आपका पुराना डेटा था, अगर आपके अंदर 5 लाख पहले लिखा था, तो इस बार भी आपको 5 लाख ही होगा, अगली बार भी 5 लाख ही होगा। ठीक है, ये हमेशा आप लोगों को 5 ही लाख रुपए, 5 ही लाख डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, 5 लाख वो जो वर्ड लिखा हुआ था, वो जो नंबर था,
अब हम लोग को कब बताना होता है कि यूज मेमो, अब मेरी वैल्यू अपडेट हुई होगी। अब जरा फिर से चेक करना है, या मेरे फंक्शन से फिर से देखो क्या आउटपुट आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, अपने डिपेंडेंसी में अपनी वैल्यू डाल देंगे और बोल देंगे कि जब जब इस स्टेट में वैल्यू मेरा चेंज हो रहा है, तब तब मेरे फंक्शन को कुछ और कॉल करो, क्योंकि मुझे कुछ नया डेटा मिलने वाला होगा। ठीक है, ये जो एक्सपेंसिव फंक्शन है मुझे कुछ नया वैल्यू जरूर रिटर्न करेगा। समझ रहे हैं आप? तो यूज मेमो क्या कर रहा है, मुझे कोई नई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर आप लोगों को इसका मैं थोड़ा और अच्छा एग्जांपल दूं, तो मैं नंबर थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पता नहीं कुछ, ठीक है लगे रहने देते हैं। पता भी तो चलना चाहिए आखिर हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मैथ डॉट रैंडम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। मैथ डॉट रैंडम, और मतलब कि ये मुझे इनफिनाइट टाइम्स नंबर, मतलब कि कुछ भी नंबर दे सकते हैं नॉर्मली। तो मैं मैथ डॉट राउंड, ये मुझे पॉइंट में नंबर देता है। अगर पॉइंट देगा तो ये वैसे ही मेरे 3 4 जीरो कम हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, पॉइंट बना दो तो मुझे कुछ अलग ही नंबर दो। तो ये मुझे कहाँ से कहाँ तक देगा, ये मुझे जीरो से लेकर के इतनी वैल्यूज तक का कोई भी नंबर दे सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। रिफ्रेश किया यहाँ पर, थोड़ी तो सोच बड़ी करूँ। ये कहाँ 1 2 3 4 पे अटक गया, हम कहाँ लंबी लंबी वैल्यूज के बारे में सोच रहे हैं, और ये छोटे नंबर में ही अटका के रख दिया है। ओके, मैथ डॉट रैंडम, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर अपना लॉजिक लिख देता हूँ ज्यादा नंबर्स का। लेट, यहाँ पर लिख देता हूँ लेट लेंथ, मतलब कि कितने टाइम्स चलना है। या लेट एग्जीक्यूशन लिख देता हूँ, ई एक्स ई सी यू टी आई वन, इक्वल्स मैंने यहाँ पर अपना लॉजिक लिख दिया। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि मेरा एक्सिक्यूशन से छोटा है। ठीक है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो अब ये मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कुछ ज्यादा ही हो गई थी, इसलिए ये कई बार ब्लैंक भी हो गया था, इस बार कुछ ज्यादा इसने नंबर दे दिया है। कुछ ज्यादा ही लंबा नंबर इसको मिल जा रहा है, इसलिए ये वापस से वो हो जा रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। तो नंबर थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये भी थोड़ा झेल पाए। और कंसोल में देखते हैं क्या क्या वैल्यू अपने को मिल रही है। एग्जीक्यूशन, और कंसोल में चलते हैं, तो मुझे इसमें तो 5 लाख वैल्यू मिली, अगेन 5 लाख, जीरो मिली। इस वैल्यू को भी मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, ओवरऑल मुझे नंबर दो। ठीक है, तो अब मुझे कुछ अलग अलग नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी वैल्यू को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि जो जीरो आ रहे होंगे उन लोगों ने भी कई ज्यादा मेरी वैल्यूज को कम कर दिया होगा। तो हाँ, नहीं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्या फायदा मेरा। वेट में भी अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर लेता हूँ लैपटॉप का। ओके, ये मेरा एग्जीक्यूट होने में इतनी हालत खराब आ चुकी है, मेरा आई थिंक मेरा ब्राउजर लोड हो गया, तो मैं उनको भी नहीं पड़ गई थी। वापस से रिफ्रेश करता हूँ, अब देखता हूँ, आई थिंक अभी तक ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है यार, इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कौन सा मुझे दिखाना ही है। मतलब कि इतना भी नहीं है कि हाँ लंबी वैल्यू के साथ काम करूंगा तो करूंगा, वरना नहीं। हाँ, ये वाला जो अब मेरा है थोड़ा जल्दी लोड हो रहा है, इस वाले को ही देखते हैं, ये वाला थोड़ा सही है। कितना मेरा ब्राउजर भी लोड ले लेता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे अब कोई भी रैंडम नंबर मिलेगा, मतलब कि जब जब मेरे पास एक्सपेंसिव मेरा मेरा फंक्शन चलेगा, जब जब ये मेरा फंक्शन चलेगा, तब तब ये मुझे क्या करेगा, एक रैंडम नंबर दे देगा। ठीक है, एक रैंडम नंबर मुझे मिलेगा, और ये एक रैंडम नंबर तक का फंक्शन चलेगा। ठीक है, ये लूप मेरा एक रैंडम नंबर तक का चलेगा। ठीक है, जो कि लंबी होने वाली है, बड़ी होने वाली है। तो ये फर्स्ट टाइम क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम रीलोड हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टाइम मुझे ये वैल्यू मिली है। ठीक है, अब मैं अगर अपने एक्स को कॉल करता हूँ, तो बार बार, वो तो मैट डॉट रैंडम मैंने लिखा था, आप लोगों को मैट डॉट रैंडम का मतलब तो पता ही होगा कि जितनी बार वो फंक्शन कॉल होगा,
उतनी बार आप लोगों को कोई नया नंबर देगा, बट ये मुझे अगेन सेम नंबर ही दे रहा है। ठीक है, तो यूज मेमो हम लोग को सेम आउटपुट ही रिटर्न करता है, वो हम लोग को आउटपुट याद कर लेता है और हम लोग को सेम आउटपुट बार बार रिटर्न करता है। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट सेम में ये जो आउटपुट आया हुआ है 4 लाख या जो भी है, तो इसने ये आउटपुट यूज याद कर लिया। ठीक है, अब जब जब मेरा फंक्शन री एग्जीक्यूट हो रहा है, कंपोनेंट री एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बार बार मुझे सेम नंबर ही दे रहा है, वो मेरे फंक्शन को चला ही नहीं रहा है, ये एक्सपेंसिव वाले फंक्शन को नहीं चला रहा है। इसने वैल्यू मेरी याद कर ली थी, वही वैल्यू बार बार मुझे इसे रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ए के चेंज होने पे वो मेरा फंक्शन फिर से चले, तो चलिए ए के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर मेरी वैल्यू अब जाके चेंज होगी। देख रहे हैं यहाँ पर मेरी वैल्यू अब जाके चेंज हो रही है। अब मैंने वापस से एक्स के ऊपर क्लिक किया, मतलब कि मेरे जो बाकी स्टेट चेंज हो रहे थे वो हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मुझे बार बार यही वैल्यू मिली है। यूज में क्या करता है, हम लोग की वैल्यू को याद कर लेता है कि आपकी क्या वैल्यू थी, क्या लास्ट का आउटपुट था, वही आउटपुट आपको लोगों को बार बार वो रिटर्न करेगा। ठीक है, और जब आप लोग अपने किसी ऐसे स्टेट के ऊपर चेंज क्लिक करेंगे या चेंज करेंगे जिसके जो आपके यूज मेमो की डिपेंडेंसी है, जैसे कि मेरा जो ए वाला स्टेट है, ये मेरे यूज मेमो की यहाँ पर डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जब भी ये स्टेट चेंज होगा, तब तब आपका ये फंक्शन फिर से चलेगा। तो आपका ये वाला स्टेट चेंज हुआ था, तो ये फंक्शन ने फिर से चलाया। तो यूज मेमो क्या करता है, हम लोग को कोई नया नंबर देता है रैंडम, तो इसने फिर से कोई नया रैंडम नंबर दिया। अब वो वैल्यू मेरी यूज मेमो ने फिर से याद कर ली। जब फिर से मेरे बाकी के स्टेट चेंज हो रहे थे, तो सेम उसने वैल्यू तो याद करके रखी थी, वापस कभी कॉल ही नहीं हुआ अब मेरा। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कितना ज्यादा इंक्रीज कर दिया। मतलब कि अगर यही पे आप देखिए कि मैं एक जगह यूज मेमो को इस्तेमाल करता हूँ और दूसरी जगह यूज नहीं करता हूँ, तो क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, अभी मैं ए या बी किसी के ऊपर भी क्लिक कर दूं तो मेरा यूज मेमो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी और इंक्रीज कर देता हूँ नंबर, एक नंबर और इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसने लोड करना चालू कर दिया। देख रहे हैं, 1 2 आने में कितना टाइम लगेगा, 1 2 आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 1 2 आने में कितना टाइम ले रहा है, 1 2 आने में कितना टाइम ले रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, और दूसरा जब हम लोग अपने यूज मेमो का इस्तेमाल कर ले, तब देखते हैं हमारी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसने टाइम ले लिया, अब देखिए मिली सेकंड में नहीं लग रहा है, तुरंत हम लोग को आउटपुट मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। इस तरीके से हम लोग अपने ऐप की स्पीड को पास करते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अभी नहीं, अगर आप लोग यूज दिखे तो आगे चल के आप लोगों को इसका यूज करना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप लोग अभी इसको अच्छे से सुनो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।